हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड कि उसमें किस तरह से क्या कैसे कहाँ आपको करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आपको इजीली मार्क्स आ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का पेपर नहीं होता है, ये एक बेसिक लेवल का पेपर है जहाँ पे मेजर आपको बेयर एक्ट्स के से हेल्प लेकर ही पूरे पेपर को सॉल्व करना है। अब अगर आपने सिलेबस देखा होगा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, तो उसमें आपने देखा होगा मार्किंग्स दी हुई हैं कि कौन से सब्जेक्ट से 10 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। आप लोगों को जब पेपर सॉल्व करना है उस टाइम पे किस हिसाब से उस पेपर को, किस अप्रोच कैसी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से बैरिक्स आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी या आपकी अप्रोच ये दिखाएगी कि आपको पेपर कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का है, ज़्यादातर 2 मार्क्स के आपको मिलेंगे, उनके पीछे यदि आप अपना समय दे रहे हैं या उनके पीछे यदि आप परेशान हो रहे हैं तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज 4 to 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज 2 मार्क्स का है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए कि 10 to 12 मार्क्स का ही वेटेज है उन सब्जेक्ट्स का। बट उन सब्जेक्ट्स के बजाय यदि आप मेजर सब्जेक्ट्स जिनकी मार्किंग 10 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि BNSS एट्सेट्रा, तो इन सब्जेक्ट्स के पीछे आप पढ़ें, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप 10 मार्क्स और 8 मार्क्स का टोटल वेटेज देखें तो इट गोज़ नियरली अबाउट 50 और 60 मार्क्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज 5 और 4 मार्क्स का है। तो जैसे बोलते हैं ना कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस किन चीज़ों को दिया जाए, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 10 मार्कर और 8 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स पे, तो जिनका वेटेज ओवरऑल 50 to 60 चला जाता है। फिर आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दीजिए 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को, जिनका वेटेज आप देखेंगे 20 मार्क्स के आसपास हो जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को टोटल मिला के यदि आप देखते हैं तो वो 80-85 का वेटेज हो जाता है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, यदि आपने इतने सब्जेक्ट्स में भी फोकस कर रखा है अच्छे से, इतने सब्जेक्ट्स के भी बेयरेट्स यदि आपने देखा है, तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। दूसरी अब बात कर लेते हैं कि बेयरेट्स का भी यूज़ कैसे करना है आपको। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उन क्वेश्चन पेपर्स को देखने पे ये समझ में आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स, तो कितनी तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं अगर, तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से आप समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल के तहत आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन रहेगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17 या जो भी रहे। तो अब ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपसे प्रोविजन देके पूछा जाएगा कि ये प्रोविजन किस सेक्शन में दिया हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि ये प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया हुआ है। दूसरा इसी का ठीक अपोजिट भी हो सकता है कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, कि इनमें से आर्टिकल 14 किन चीज़ों से संबंधित है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ संबंधित है, कि फ्रीडम राइट से संबंधित है, वगैरह वगैरह। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं जो ठीक अपोजिट नेचर के होते हैं, कि ईदर दे कैन गो फॉर कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट या आर्टिकल 14 किस चीज़ों से संबंधित है, या तो वो दूसरी चीज़ में समझ सकते हैं कि इसी को ठीक अपोजिट कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। आ रही बात समझ में? तो ये 2 तरह के क्वेश्चन तो बहुत सटीक होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं, बहुत ईजिली आप बेयरेट का इस्तेमाल करके इन्हें, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 सेकंड 5 सेकंड का, यदि आपने बेयरेट्स देखे होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसे
लोग हैं जिन्होंने कभी बेयर देखा ही नहीं है, वो सीधा AIB के एग्जाम में ही बेयर देखने वाले हैं, तो अलग बात है, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर आपने बेयर पूरा नहीं भी पढ़ा हो, बट उनका इंडेक्स भी अगर आपने ध्यान से देखा हो कभी, तो इजीली इस तरह क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। दूसरा होता है कि अगर अब यहीं पे बहुत सारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आप उठा लीजिए, कि जैसे कि अगर पूछा गया है कि भैया लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी भी मेंबर को अगर लोकसभा बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है, तो उसका एज लिमिट क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो उसका भी आंसर आपको बेयर एक्ट से ही मिलने वाला है। राज्यसभा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, चुने जाते हैं, वगैरह वगैरह। या आप BNS की बात करिए या दूसरे क्रिमिनल लॉज की बात कर लीजिए, जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग मर्डर के लिए कितना पनिशमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर लीजिए कि डेकॉइटी के लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पेनाल्टी है। मतलब डिफरेंट क्राइम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइम में कितना ऑफेंस है, इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए कितनी पेनाल्टी है। तो इन सब इस तरह के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे IPC का 420 ले लीजिए और BNS का 318 ले लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों में वही है, सेम प्रोविजन है, बस ये है कि हाँ, जो IPC का 420 था वो अब BNS का 318 हो चुका है। अब यहीं पे आपसे पूछ लीजिए कि भैया 400 BC के लिए कितनी सज़ा है, क्या है, किस हिसाब से है। अब वहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि पहली बात कि भैया 420 का पूछ रहा है सीधे तौर पे, तो सीधा बेयर एक्ट आपने खोला और देखा कि BNS का अगर आप पूछ रहा है, या IPC से पूछ लियो कि आपके सिलेबस में BNS और IPC इस तरह से लिखा हुआ है, BNSS और CRPC, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि देयर क्वेश्चन कैन ओनली बी फ्रेम्ड फ्रॉम द BNS और BNSS और BSA। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ BNS से ही पूछा जाएगा, BNSS से ही पूछा जाएगा, BSA से ही पूछा जाएगा, नहीं। क्योंकि उन्होंने सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ईदर फ्रॉम BSA और फ्रॉम एविडेंस एक्ट, ईदर फ्रॉम BNS और फ्रॉम IPC, ईदर फ्रॉम BNSS और फ्रॉम CRPC। तो आप एक्सपेक्ट मत करिए उनसे कि वो BNSS से ही पूछेंगे या वो CRPC से ही पूछ लेंगे, नहीं। सिलेबस में दोनों चीज़ें मेंशन है, तो किसी से भी कहीं से भी सवाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन होते हैं कि कितनी पनिशमेंट है, कितनी पेनाल्टी है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही सॉल्व होते हैं। बस उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें कहाँ पे मिलेगी। अब अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का आपको सेक्शन नंबर नहीं पता है, तो फिर आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें भी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आंसर तो इसका है आर्टिकल 61, बट आपके सामने ऑप्शन रहेंगे आर्टिकल 61, आर्टिकल 65, आर्टिकल 71, आर्टिकल 75। तो जिसको पता है 61 तो डायरेक्टली जा रहा है, जिसको नहीं पता है वो बेयर एक्ट खोलेगा। अब बेयर एक्ट में नॉर्मली क्या होता है, आप पूरा बेयर एक्ट आप साइड लाइन से देखोगे भाई कि इंडेक्स देख लो कि तो कहाँ देखो भैया 40 से चालू करो, 50 से चालू करो, 60 से चालू करो। या इसकी दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, आप डायरेक्टली आपके सामने 4 ऑप्शन है 61, 65, 71, 75, तो आप 61 देख लीजिए डायरेक्ट, आप 65 देख लीजिए डायरेक्ट, आप 71 डायरेक्टली देख लीजिए, आप 75 डायरेक्टली देख लीजिए। तो डायरेक्टली देखने में भी आसान ही है, कोई इतना ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा। आप पूरा इंडेक्स देख लें या तो डायरेक्टली 4 ऑप्शन उठा के आप ऑन द स्पॉट देख लें। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अलग और भी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो। जैसे कि इलस्ट्रेशंस आपने देखा होगा, आपके बेयर एक्ट्स में इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं, या दूसरे उसमें आप एग्जाम्पल्स के तौर में जो दिया रहता है कि A और B दो दोस्त उन्होंने कोई क्राइम किया वगैरह वगैरह, आपने देखे होंगे आपके बेयर एक्ट में। तो ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि AIBE के जो क्वेश्चन पेपर में जो इलस्ट्रेशंस आते हैं वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से कॉपीड होते हैं। मतलब उसमें आपको अंतर नहीं मिलने वाला है, उसमें डिफरेंस नहीं मिला। अब नहीं पता कि इस बार से अगर उन्होंने चेंज कर दे तो अलग बात है, पर नॉर्मली इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स के तौर में जो दिया रहता है बेयर एक्ट्स में वो भी सेम टू सेम कॉपी हुआ रहता है। तो आपको जब भी इस तरह का इलस्ट्रेशन देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लीजिए कि किसी भी तरह का कोई भी इलस्ट्रेशन BNS से उठा के वो रख रहे हैं, तो
फॉर एग्जांपल ग्रीवियस हर्ट में जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो उन्होंने कॉपी कर दिया, तो वो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक तरह का जो एग्जाम्पल है ये इनमें से किस से रिलेटेड है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा हर्ट से रिलेटेड है या ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आपको हेल्प कैसे करेगा? अब आपको तो सेक्शन तो दिख नहीं रहा है कि सीधे तौर पे आप पूरी वो केस स्टडी, वो जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उससे समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ग्रीवियस हर्ट का है। तो इसे कैसे देखोगे आप? तो आप सीधे तौर पे आप इंडेक्स खोलोगे, उसमें देखोगे कि हर्ट का या ग्रीवियस हर्ट का क्या सेक्शन है, और डायरेक्टली आप उस सेक्शन में पहुंचेंगे और देखेंगे कि वो इलस्ट्रेशन वहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। क्योंकि सीधे तौर पे जो लोग समझ गए उनके लिए ठीक है, बेस्ट है कि वो समझ जाएंगे कि हाँ ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है तो ग्रीवियस हर्ट का है। वो अलग बात है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वहाँ पे ऑन द स्पॉट। बट उनके लिए जो नहीं कर पा रहे ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई, तो कैसे सर्च कर पाएंगे? तो वो सर्च इसी तरह से कर पाएंगे, बेयर एक्ट की हेल्प लेके। आप उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो सेक्शन नंबर दिया हुआ है उस सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आप उस इलस्ट्रेशन को पढ़ के देखेंगे कि वो इलस्ट्रेशन किस सेम टू सेम कहाँ से उन्होंने कॉपी किया है। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली जो बेयर एक्ट्स हैं। अब दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd हो गया, 44th हो गया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, उनको जरूर पढ़ के जाएं आप। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पिछले 3-4 बार के AIB के एग्जाम से कई बार पूछा जा रहा है, तो एक्सपेक्ट मत करिए कि इस बार भी क्या वो 42nd ही पूछने वाले हैं, हो सकता है 44 से पूछ लें। तो जो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आप गूगल में सर्च कर लिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, तो वो आप देखिए। अब आखिरी एक बात और कर लेते हैं कि आपने AIB के सिलेबस में देखा होगा कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट मेंशन है जिनकी बेयर एक्ट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन PIL से बन सकते हैं? तो पहला जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कौन है भैया PIL वर्ड को कॉइन करने वाला, या हु इज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूं आपको कि PIL से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कि हु इज नोन एज फादर ऑफ PIL, ठीक है। पहला सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट कौन सा है जो PIL से जुड़ा हुआ है, पहला सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सा केस है जो PIL के तहत गया है, एज अ PIL जो दायर किया गया है, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो PIL से पूछे जाते हैं। और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है PIL से पूछा जा सकता है कि आपसे नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे बात कर सकता है, कि आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट मैटर के तहत PIL लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या सब्जेक्ट नेचर होता है? तो जनरली PIL का नाम ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि एक ऐसा लिटिगेशन या ऐसा लीगल प्रिंसिपल जिसका सब्जेक्ट मैटर पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सोसाइटी या सामाजिक मुद्दा हो, हिंदी में अगर बोला जाए तो। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉल्यूशन आजकल देख रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा दिल्ली में चल रहा है, न्यूज़ में भी आप देखेंगे तो चल रहा है। तो एक पॉल्यूशन है जो सोसाइटी का मुद्दा है, जिसमें सोसाइटी एट लार्ज इम्पैक्ट होती है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है, ठीक है। क्लीनलीनेस की बात आप कर लीजिए, साफ नदियों का पानी की बात कर लीजिए, बेहतर सोसाइटी या बेहतर जीवन व्यवस्था की बात कर लीजिए आप। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे PIL का मतलब एक फोर्थ टाइप पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि ये तो हो गया, ठीक है। जो 2-3 बेसिक मैंने क्वेश्चन बताया कि हु इज नोन एज फादर ऑफ PIL इन इंडिया, PIL जो है वो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, पहला केस PIL, ये बेसिक क्वेश्चन है। बट फोर्थ टाइप का क्वेश्चन की नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे भी बात कर सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा आपको रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। AIB एक वो एग्ज़ाम नहीं है जहां आपको टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाए। बट हाँ, AIB के लिए बेयर एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में लें, जिन्होंने जीवन में नहीं भी देखा है कभी बेयर एक्ट, वो लास्ट में बेयर एक्ट्स की रीडिंग जरूर मार लें, देख तो लें कम से कम भाई कि इंडेक्स किन किन चीज़ों से है। इंडेक्स अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो बेयर एक्ट की हेल्प बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है पेपर में, बहुत टाइम भी मैनेज हो जाता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर किसी व्यक्ति ने इंडेक्स अच्छे से देख रखा है किसी भी बेयर एक्ट का। और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाते हैं, आपको डीप थ्रू नहीं जाना पड़ता है आपको।
जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भैया आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है, तो ये तो बेयर एक्ट से ही देखने में समझ में आ जाएगा कि ओके ये आर्टिकल 12 है, अंदर नहीं जाना पड़ेगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट कितना है और पेनाल्टी कितनी है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सेक्शन, स्पेसिफिक तौर पे आपको सेक्शन देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी पेनाल्टी या कितने पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।